नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। तो देखिए, हेनरी लॉ की डेफिनेशन पर जाने से पहले पहले मैं इसको आपको सिंपली तरीके से समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने एक लिक्विड लिया है, एक सॉल्वेंट लिया है। ऐसे मान लीजिए एक सॉल्वेंट लिया है। इस लिक्विड में इस लिक्विड के ऊपर कुछ गैसेस हैं। मैं गैस के मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा देता हूं। देखिए, गैस के मॉलिक्यूल को मैंने रेड डॉट से दिखा दिया है और लिक्विड को मैं येलो से, इस तरह से। ठीक है। और कुछ गैस के मॉलिक्यूल ऑलरेडी इस लिक्विड में डिसॉल्व हैं। ठीक है। ये कंटेनर है। अगर मैं अब इस गैस के ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाता हूं, अगर मैं इस लिक्विड के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है, देखिए आप डायग्राम से समझ पाएंगे, यहां कुछ गैसें पहले से सॉल्युबल हैं। जैसे देखिए, यहाँ कुछ गैस के मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट हैं और बहुत सारी जो गैस है वो अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में ऊपर यहाँ प्रेजेंट है। अगर मैं इस कंटेनर में ऊपर से लगने वाले प्रेशर को बढ़ा दूं, इसके ऊपर लगने वाले प्रेशर को बढ़ा दूं, तो यहाँ पे और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल गेट डिजॉल्व। यहाँ इस लिक्विड में ऊपर से और भी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल इसमें सॉल्युबल होने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए इसमें आ जाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर से लगने वाले प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। अब इस डायग्राम के बाद अब आइए इसकी डेफिनेशन पर। देखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, जब कभी भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा टेम्परेचर को एक कांस्टेंट स्पेसिफिक माना जाएगा। हेनरी लॉ हमको क्या बताता है? सिंपली कि कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का रिलेशन क्या है। तो पहले मैंने आपको सिंपली बताया कि एक लिक्विड है, उसके ऊपर कुछ गैसेस हैं, कुछ गैस के मॉलिक्यूल सॉल्युबल हैं और ऊपर एक प्रेशर लग रहा है P। हमने प्रेशर को बढ़ाया है तो गैस के मॉलिक्यूल फोर्सफुली इस लिक्विड के अंदर जाएंगे और वो डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे। अब डेफिनेशन पर आते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखिए, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure, directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid solution। इसके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हेनरी लॉ हमको समझा रहा है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? सॉल्युबिलिटी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। दिस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन। ठीक, यहां तक। अच्छा, अगर हम यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, वो मैंने के लिख दिया और ये आ गया पी। तो अभी हेनरी का जो स्टेटमेंट है उसको मैंने मैथमेटिक्स में ऐसे लिख दिया, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये एक प्रेशर है जो इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जा रहा है उस गैस को ज्यादा सॉल्युबल करने के लिए। ठीक, ये कॉमन फॉर्म है हेनरी लॉ की। अब आपकी एनसीईआरटी में एक और डेफिनेशन दी गई है। देखिए, ये वाली एक ये डेफिनेशन और दी गई है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, हमने पिछली स्लाइड में ये जो मैथमेटिक डेरिवेशन निकाला है, मैं इसको एक बार यहां लिख देता हूं। देखिए, S इज इक्वल टू के एंड दिस इज P। ये सॉल्युबिलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रेशर है। अब मैं इसको देखिए ऐसा लिख सकता हूं, P और इस K को मैं नीचे ले जाऊं तो देखिए P इज इक्वल टू 1/K और यहां पर आ जाए S। अच्छा, हेनरी ने इस सॉल्युबिलिटी टर्म को रिप्लेस कर दिया है किससे? मोल फ्रैक्शन से। तो अब मेरे पास जो नया रिलेशन आ रहा है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 1/K को एक नया कांस्टेंट नाम दिया गया है KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और S की जगह हमने क्या यूज करना है? काई। अब मेरे पास नया जो हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला आया है वो ये है, P इज इक्वल टू KH इंटू काई। अब इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। देखिए, हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था, यहां पर गैस सॉल्युबल हो रही है, यहां पर गैस का प्रेशर लगाया जा रहा है और ये गैस नीचे सॉल्युबल हो रही है। अब देखिए, देखें, अब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस।
ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बीच में एक आ रहा है कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमारे लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म है हेनरी लॉ की, वो ये वाला स्टेटमेंट है। आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, क्वेश्चन आता है डिफाइन हेनरी लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है बोर्ड की परीक्षा में। तो हमको क्या करना है, सिंपली पहले ये वाला स्टेटमेंट लिखना है और फिर मैथमेटिक ये वाला डेरिवेशन या मैथमेटिक ये वाला फॉर्मूला हमको लिखना है। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम लोग देखते हैं जरा। इस फॉर्मूले से देखो, P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। अब एक चीज देखिए, आपको एनसीईआरटी में ये टेबल भी दी गई है, मैं इस टेबल से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। देखिए, ये जो प्रेशर है किसी लिक्विड के ऊपर लगने वाला प्रेशर P, ये है एक कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू है। काई दैट इज द सॉल्युबिलिटी, एंड के एच ये किसी गैस के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलिए प्रेशर लग रहा है 20 और किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू है 2, तो डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, 10। प्रेशर लग रहा है 20, किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू है 5, तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन की या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या आएगी, 4। अब आप एक चीज देखिए, जैसे ही के एच की वैल्यू बढ़ रही है, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू घट रही है। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आ रहा है, देखिए एक रिलेशन आ रहा है, दैट इज मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ दैट गैस। हर गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, जैसा कि टेबल में हमको दिया गया है। जैसे देखो, हीलियम की वैल्यू देखिए क्या बन रही है, हीलियम के लिए के एच की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 144.97। ऑक्सीजन के लिए दे रखी है 34.86। तो के एच की वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए फिक्स्ड है। चलिए, ये हमको यहां से हेनरी लॉ कांस्टेंट से हमको मिल गई इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें हम लोग, देखें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक, देखते हैं। ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी ना, हमने अभी रिलेशन निकाला है, काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। अगर के एच ज्यादा होगा तो काई की वैल्यू कम होगी। ठीक है, ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट नॉट रिलेटेड। देखो ये तो नॉट रिलेटेड है नहीं, कांस्टेंट है नहीं। अब देखिए, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस नहीं है, हर गैस के लिए अलग अलग है। ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने अभी रिलेशन देखा था मैथमेटिक्स का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, देखिए आर्गन के लिए क्या वैल्यू दी गई है, आर्गन के लिए वैल्यू है 40.39, देन CO2 के लिए 1.67, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए वैल्यू दी गई 1.83 इंटू 10⁻⁵, और मीथेन के लिए वैल्यू दी गई है 0.413। हम जानते हैं जिस गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, उस गैस के लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कम हेनरी लॉ कांस्टेंट किसका आ रहा है, ये देख लीजिए, सबसे कम आ रहा है, देखिए 1 2 3 1 2 3। फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे ज्यादा आ रहा है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन देखिए 2 जगह मिल रहा है हमको, एक 3rd ऑप्शन में, एक 4th ऑप्शन में। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर सबसे कम किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है मीथेन। तो दूसरे नंबर पर मीथेन जहां मिल जाए, देखिए ये हमारा करेक्ट मिल गया है, ये सही मिल गया है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग MCQ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूं, दैट इज नोट में मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, हमने अभी ये देखा कि P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, दैट मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी, के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब आप जानते हैं के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या होगी,
डिक्रीज होगी। तो हम क्लियर ये कह सकते हैं किसी भी गैस के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल गेट डिक्रीजेस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आए हैं। यहीं से हम लोग एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है आपके यहां, वाई डू aquatic animal feel more comfortable in winter season than in summer season। इस क्वेश्चन को हम लोग यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें ये पता है विंटर सीजन में सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर ज़्यादा होगी। दैट्स वाई एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल। वेयर एज समर सीजन में सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कम होगी। तो समर सीजन में एक्वेटिक एनिमल लेस कंफर्टेबल फील करते हैं। वो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हेनरी लॉ का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कर लिया है। सिंपल क्या कह रहा है हेनरी लॉ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पर। देखिए, नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। देखिए टेम्परेचर फिक्स करा है मैंने, सबसे पहले टेम्परेचर मेंशन किया है 293 केल्विन। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? 1 लीटर। अच्छा, हम ये जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर का वेट कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, जितना वॉल्यूम होता है उतना ही उसका मास होता है, वेट होता है। अज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है 0.987 बार, ये आपको दे रखा है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 76.48। ठीक है, किलो बार, याद रखना ये किलो बार में दे रखी है, किलो बार में। और हमारे लिए ये जो प्रेशर दे रखा है ये बार में दे रखा है, तो हम क्या करें, इसको हम लोग बार में चेंज कर लेते हैं। तो 76480 बार। ठीक है, यही हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो ये मेरे पास जो भी गिवन था वो हमने यहां पर लिख लिया। अब देखिए आपसे पूछा गया है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और ये सारी कंडीशन हमको दी गई है। चलिए, तो मैं यहां नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करता हूं। देखिए हमको फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू KH इंटू काई। अच्छा, काई किसका रहेगा? डेफिनेटली नाइट्रोजन का। और ये पार्शियल प्रेशर किसका है? नाइट्रोजन का। तो अब मैं इसमें वैल्यू लगाता हूं। देखिए आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 0.987 बार, 0.987 बार। KH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? दैट इज 76480, 76480। अच्छा, आप यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 लिख सकते हैं आप। अच्छा, आप एक चीज और जानते हैं यहां कि वाटर का वेट दिया गया है 1000 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वाटर के मोल्स आ जाएंगे 55.5। ठीक, तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं। देखिए 0.9876480 मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन ओवर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.5, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O है। अच्छा, यहां पर ये जो 55.5 है
इट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 55.5 ही लिख सकते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन है, गैस का अमाउंट बहुत कम इसमें डिसॉल्व है, तो जो भी सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स होता है वही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं नीचे। तो देखिए 0.987, दिस इज 76480 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और नीचे आ जाएगा 55.5। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर 55.5 यहां आएगा, देखिए 0.987 मल्टीप्लाइड बाई 55.5 और नीचे आएगा 76480। हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, इसको प्रैक्टिस करिए इसकी। जो भी मान के चलो x मोल आंसर आ रहा है, x मोल्स, लेकिन आपको निकालना किस में, मिली मोल्स में, तो डेफिनेटली आप इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, 1000 का। तो मान के चलो जो भी आंसर आ रहा था अब वो हो जाएगा x मिली मोल्स। कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक। नेक्स्ट देखें, अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हमने देखिए शुरू में बात करी थी, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनता है, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर इसको समराइज करेंगे कि क्या क्या लिखना है। तो डिफाइन हेनरी लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो हमने अभी हेनरी लॉ को समझा है, उसका डेरिवेशन देखा है, मैथमेटिकल फार्मूला देखा है, और उसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या नोट में 3 पॉइंट आए थे उस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं हमने वो देखे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी सीधी सीधी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पर, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ कोल्ड ड्रिंक बोतल की। देखिए जैसे मान लीजिए आप एक बोतल में पानी लाइए और उसको अपने रूम में रख लीजिए। हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन क्या ये गैसें उस बोतल के वाटर में डिसॉल्व हो पा रही हैं? नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं गैसेस को हाई प्रेशर कंडीशन में लाएं और बोतल में जबरदस्ती उसको जो है डिसॉल्व कर दें और उसका कैप लगा दें, तो हाई प्रेशर कंडीशन में वो सारी गैसें उसमें डिसॉल्व हो रही हैं अपने अपने हेनरी लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो कोल्ड ड्रिंक बोतल में कौन सी गैस डिसॉल्व की जाती है, हम लोग सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर कंडीशन में उस बोतल के अंदर फिल करते हैं और तुरंत उसका कैप लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैप ओपन होगा तो उसका जो हाई प्रेशर कंडीशन है वो रिलीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगी। तो जितनी भी गैस उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे हमने डिसॉल्व करी थी, वो सारी की सारी रैपिडली एस्केप आउट हो जाएगी। तो ये पहली एप्लीकेशन बनती है कोल्ड ड्रिंक बोतल। दूसरी क्या है, देखिए दूसरी है स्क्यूबा डाइवर। देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये मेरे पास एक सी है, समुद्र है, इस तरह से रहता है, ये सरफेस मान लीजिए इसकी, ये सरफेस है, और यहां पर कोई स्क्यूबा डाइवर खड़ा हुआ है, ठीक। अब ये स्क्यूबा डाइवर का नीचे जाना हुआ डीप इनसाइड या इनटू द सी। अब आप देखते हैं जैसे जैसे ये सी डाइवर नीचे पहुंचेगा, इसके ऊपर लगने वाला जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब इसका प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगातार बढ़ेगा और जो भी गैस ये इनहेल कर रहा है, भाई देखिए कुछ ना कुछ ये एपरेटस लेके जा रहा होगा, तो जो भी गैस ये इनहेल कर रहा है वो गैस उसके ब्लड में एक्स्ट्रा अमाउंट में डिसॉल्व होगी, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर है बहुत हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस पर लग रहा है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सरफेस पर आएगा वापस, तो ये प्रेशर सडनली क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब प्रेशर सडनली डिक्रीज होगा तो जो भी गैस फोर्सफुली इसके ब्लड में डिसॉल्व हो गई तो वो सब रैपिडली वहां से निकलने की, भागने की कोशिश करेगी। तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके ब्लड में एयर बबल्स डेवलप हो जाए। तो जो एयर बबल डेवलप्स होते हैं उससे पेनफुल कंडीशन जनरेट होती है, जिसे कहते हैं बैंड कंडीशन। बहुत ध्यान से देखिए, जब वो सरफेस पर आएगा तो प्रेशर सडनली डिक्रीज हो गया, जो भी गैसेस फोर्सफुली डिसॉल्व हुई थी वो सब रैपिडली निकलने की कोशिश करेंगी। इस केस में वहां पे एयर बबल डेवलप हो सकता है और फिर वो मेडिकल कंडीशन, बैंड जैसी कंडीशन वहां पर आ जाएगी। ऐसे समझिए आप, आपके घर में पानी की टंकी छत पर रखी हुई है और उसमें पानी खत्म हो जाए। हम ये जानते हैं जब पाइप में पानी था, अब पाइप में पानी नहीं है क्योंकि टंकी खाली हो गई, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आएगी उसमें, एयर। और जब पीछे से टंकी भर दी हमने और फिर वो वाटर एयर को हटाएगा और खुद अपना प्लेस को एकोमोडेट करेगा। तो जो एयर निकल रही है सम टाइम इट क्रिएट्स बबल्स। जैसे आप लोग टंकी खोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है पहले, सेम चीज हमारे ब्लड वेसल के साथ भी हो सकती है, उसी को समझाया गया है
बैंड कंडीशन, इट इज वेरी पेनफुल। ठीक, अब एट हायर एल्टीट्यूड समझिए आप। तो यहां पर हम लोग सब हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में यही जानना चाह रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर लगने वाला प्रेशर अगर ज्यादा है तो ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हमारे ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, ज्यादा सॉल्युबल। अच्छा, अब देखिए हायर एल्टीट्यूड का सीन क्या है। ये है अर्थ और यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर हैं, कई सारी लेयर। ये सारी की सारी लेयर का प्रेशर लग रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर। मान लीजिए दैट इज 1 atm। तो ये जो भी गैसेस एयर इनहेल कर रहा है, तो इनहेल कर रहा है वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, उसकी ब्लड वेसल्स के ऊपर लगने वाला प्रेशर है 1 atm। ठीक है, लेकिन अब ये व्यक्ति किसी हाई हिल स्टेशन पर चला गया, मान लीजिए ये चला गया कहीं एवरेस्ट पे चला गया, मान लीजिए यहाँ कहीं चला गया, यहाँ। तो अब यहां पर जो ऊपर एयर प्रेशर लगने वाला है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब उसकी बॉडी के ऊपर लगने वाला एयर प्रेशर कम हो गया, तो जो भी गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं, जो भी गैसेस वो इनहेल कर रहा है, वो उस एक्सटेंट में डिसॉल्व नहीं होगी जितना कि अर्थ सरफेस पर डिसॉल्व हो रही थी। तो वो सांस तो प्रॉपर लेगा, इनहेल तो करेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन गैस ब्लड में सॉल्युबल उस एक्सटेंट में नहीं होगी, तो उस व्यक्ति को बार बार सांस लेनी पड़ेगी। दैट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, that difficulty in breathing is called, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, this is called anoxia, this is called anoxia। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है हेनरी